इन लोगों ने कोविड के दौरान जो पहल की है वो सचमुच बहुत सराहनीय है और इसमें लगातार उन लोगों से मेरा समन्वय बना रहता था। मित्रों, शुरुआत कहाँ से की जाए? ये जो जनसंवाद का जो है, तो एक बार मुझे याद आ रहा है कि आज से 3 साल पहले एक समीक्षा बैठक थी और उस समीक्षा बैठक में देश के प्रधानमंत्री जी बैठे थे और 20-22 सांसद बैठे थे। तो किसी बात की चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि रूडी जी जब विधायक थे उनको इस बात का पता नहीं किसी ने बताया था। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री का स्मरण शक्ति बहुत ही जबरदस्त है और उन्होंने बताया मुझे कि रूडी जी पता नहीं आपको, उन्होंने सबको बताया उस समय आईटी के संदर्भ में कोई बातचीत हो रही थी और आईटी के संदर्भ में बातचीत करते करते उन्होंने ये कहा कि एक बार राजीव प्रताप रूडी जी, सबको बताया, विधायक थे बिहार में, उस समय मैं तरैया का विधायक था और आधुनिक प्रयोग करने की मेरी आदत सी रही है। और जब हम 1990 में विधायक बने बिहार में, बहुत कम उम्र था, 27 साढ़े 27 साल की उम्र में, तो जिन लोगों ने छपरा की राजनीति में मुझे उतारा, तरैया के लोगों ने बहुत कम उम्र में, और जब हम विधायक बने तो उस समय ये बड़ा मुश्किल था। उस समय रामदास राय जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, हमें जनता पार्टी से टिकट मिला था, चंद्रशेखर जी के साथ काम करने का मौका मिला था और उस समय बिहार में जिन कांग्रेस के नेताओं को हराने का हमने शुरुआत की थी, उस समय डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जो बिहार में माने जाते थे वित्त मंत्री, उनको हमने तरैया से हराया था। तो रघुनाथ, जगन्नाथ और प्रभुनाथ ये टीम कहती थी और उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय 10,000 वोटों से हमने तरैया में हराया। उस जीतने के बाद हमने अपने घर में एक हमारे मित्र ने दिया और एक रिकॉर्डेड आंसरिंग मशीन, यानी कि जब आपका फ़ोन बजेगा अगर कोई उठाने वाला नहीं हो तो वो रिकॉर्ड कर लेता था और ये कहता था कि जब घंटी बजती थी उसके बाद उसमें से आवाज़ आता था कि मैं राजीव प्रताप रूडी बोल रहा हूँ, इस समय मैं अपने घर में नहीं हूँ, यदि आपको कोई संवाद छोड़ना हो तो इस आंसरिंग मशीन में छोड़ दें। और लोगों को बड़ा अजीब लगता था और लोग बाद में कहते थे कि देखिए हम घर ही में थे, फ़ोन काट दिए और कहे कि हम घर में हैं और अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये चीज़ रूडी जी के लिए बहुत महंगा पड़ा। सचमुच 5 साल के बाद हम दोबारा चुनाव ही नहीं लड़े, तो मान लीजिए कि चुनाव का वातावरण अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े। और वहां से चल करके हमको याद है कि एक समय में प्रचार के लिए जाते थे, तो पहले हमको याद है कि सबसे पहले जब तरैया में मेरा भाषण था 1985 में, तो वहाँ पर पेट्रोमैक्स लगा के, चौकी लगा के, और गांव का एक भूपू वाला आता था जो उसको हम लोग 100 रुपया 50 रुपया देते थे, बैटरी लगा के, एम्पलीफायर लगा के आता था, साइकिल लगा देता था और उसके आवाज़ से हम लोग वहाँ पर रैली कर लेते थे, पेट्रोमैक्स चला के। और उस समय जो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो भी एक मंच पर, चौकी पर, वहाँ से फिर हम लोग हेलीकॉप्टर उतार करके और शहनवाज जी के साथ कितने रैलियों में हम वर्षों तक जाते रहे हैं। तो कहाँ एक मंच और चौकी पर शुरुआत होती था प्रचार, उसके बाद गांव में हैंड माइक्रोफोन लगा के कान के नीचे दबा करके घूमते थे, फिर लाउड स्पीकर होता था, फिर मंच होता था, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से हम लोग घूमते थे, हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करते थे। आधे लोग हेलीकॉप्टर देखने आते थे, 10% भाषण सुनने आते थे, कुछ जात के नाम पर आता था, कोई धर्म के नाम पर आता था, कोई पार्टी के नाम पर आता था। लेकिन अब आज वहाँ से चल करके हम हजारों किलोमीटर दूर, चाहे देश के किसी कोने में हो, हम लोग आज प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं और आपका संबोधन कर रहे हैं। हालांकि अब मेरे क्षेत्र में शहनवाज जी, ये कोई नहीं कह सकता है कि हम क्षेत्र में नहीं हैं, क्योंकि अब तो मैं देखता हूँ कि जब जाता हूँ तो लोग कम आते हैं, उनको लगता है कि अब तो यही रहते हैं तो क्या है, इनको कल भी ढूंढ लेंगे। तो और अब तो कई कार्यकर्ता कहते हैं कि नेताजी अब जा कब रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम रहते हैं वो इतना ज़्यादा काम अड़ा देते हैं कि लोग अब ये इंतजार में रहते हैं, मेरा स्टाफ लोग, कि कितना दिन अभी रहेंगे, आते क्यों नहीं हैं। तो अब क्षेत्र की जनता भी एक प्रकार से इस बात को स्वीकारती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि ज्ञानचंद मांझी जी जैसे लोग, विनय सिंह जैसे लोग, जनक सिंह जैसे लोग और भी कई सारे कार्यकर्ता काम को इतना पॉजिटिवली, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स अब कम होता है और कुछ लोग अभी ज़्यादा पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, लेकिन अब हमारे संसदीय क्षेत्र में पॉलिटिक्स बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है।
और इसलिए लोग खोजते भी नहीं, और लगभग एक बड़ी व्यवस्था कायम कर दी गई है। और मुझे खुशी है कि जिस व्यवस्था के साथ हम काम करते हैं वो शायद एक अपने आप में मानक है। तो बातचीत की गुंजाइश बहुत कम रहती है। बात तभी होता है जब कोई कार्यक्रम में बैठ करके भोजन वगैरह का हो। और हम लोगों ने जो व्यवस्था कायम की है, जो सब गरखा के लोग भी उसका लाभ उठाते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चारों के चारों तरफ एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, कंट्रोल रूम की व्यवस्था हो, हमारे वर्चुअल मीटिंग्स की व्यवस्था हो, समीक्षा की बैठक हो, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए हम लोग देश की तरफ चले आए शहनवाज जी, और वहाँ से शुरू करते हैं आज की इस वर्चुअल रैली में जो हम चुनाव में जाने वाले हैं अगले 3 माह के भीतर। तो आखिर गरखा के कार्यकर्ताओं को और हमारे देश के लोगों को क्या मिला? 5 साल का हिसाब किताब हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल के हिसाब किताब के बाद लोगों ने हम लोगों के बड़ी बहुमत के साथ पहले 282 जीते थे 2014 में, अब हम 303 जीत के आए हैं, और हमारे एनडीए के पार्टनर के साथ ये संख्या लगभग बढ़कर के 353 हो गई। तो बड़ी जीत, और फिर से दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बड़ी बहुमत के साथ जीत के आए हैं। यही प्रमाणित करता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल अच्छा है। और मुझे मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जेपी की जनता, चाहे उसमें गरखा हो, अमनौर हो, मनोड़ा हो, छपड़ा हो, दरिया परसा हो, या फिर सोनपुर हो, सब लोगों ने मिल करके मुझे फिर से जिताया। और मेरे लिए भी एक सौभाग्य है कि दोबारा एक संसदीय क्षेत्र से मैं हारता था, जीतता था। इस बार क्षेत्र की जनता ने एक अंतिम फैसला कर दिया है कि मोदी जी को उन्होंने करके दिखाया, और 1,46,000 के मार्जिन से मैं जीता, जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। इसमें मेरी कोई जीत नहीं है, इसमें देश के प्रधानमंत्री की पूरी जीत है, और उसके बाद आप कार्यकर्ताओं की जीत है। तो इस साल का कार्यकाल 1 साल बीत चुका है। अब हम लोग चुनाव में, पहला चुनाव जो इस वर्ष में इधर जो कोविड के बाद जाएंगे वो बिहार का चुनाव होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव। बिहार के चुनाव जाने से पहले राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे क्या है, 1 साल में आपने क्या किया? तो 1 साल में हम लोगों ने वो किया जो 1000 वर्ष में नहीं किया गया था। चलिए 1000 वर्ष का तो भारत का इतिहास आज़ादी के बाद का नहीं है, तो 70 वर्ष में नहीं हुआ। और आपके बहुत सारे बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ बैठे हुए, और हमको याद है, हम और शहनवाज जी पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से हम लोग टीवी डिबेट पर जाते हैं, और टीवी डिबेट पर 4-5 चीज़ों के बारे में अगर 1000 बार टीवी डिबेट पर गए होंगे तो 300 बार या तो 370 धारा हो, सिटीजनशिप एक्ट हो, ट्रिपल तलाक हो, या राम जन्मभूमि हो। और कितना समय हम लोगों ने बहस करते हुए आने वाली पीढ़ियों का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के भीतर ट्रिपल तलाक का मामला जो आया, देश के करोड़ों मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया, और जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश था उसको कानून में बदल करके ट्रिपल तलाक का वो कानून जो प्रथा थी मुसलमानों के बीच में, उसे समाप्त किया, और मुस्लिम महिलाओं को, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी था, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। और इसके बाद जो राम जन्मभूमि, राम की भूमि पर राम जन्मभूमि बनाने की बात हम लोग जो वर्षों से करते थे, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा हुआ था, मध्यस्थता के कारण इसका निर्णय नहीं हो पाया था, और कोर्ट ने भी, जब सरकार ने अपना पहल रखा तो कोर्ट ने भी निर्णय करके सुना दिया। और आज हम राम जन्मभूमि में वहाँ एक खूबसूरत मंदिर भी बन रहा है, और बगल में एक अच्छा मस्जिद भी बन रहा है, सुंदर सा मस्जिद भी बन रहा है, तो ये उसका भी निदान हो गया। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट, जहाँ हमारे लोग परसिक्यूटेड थे, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और भी किसी जगह पर जो हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, जैनी थे, बुद्धिस्ट थे, क्रिश्चियन थे, इन सब का जो परसिक्यूशन जो होता है, प्रताड़ना जिसकी होती थी, उन सब लोगों को भारत की नागरिकता है। अब उदाहरण स्वरूप उसके बाद जो हम लोग 370 की बात करते थे, और उसी से जोड़ते हुए कि 370 हम लोग कहते थे कि वो 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेगा, इस नारे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी जो 2 खंभे पर चलती थी, एक अंत्योदय का जो दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्ग, और दूसरा था देशभक्ति का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हम लोगों ने 370 धारा हटाया, कश्मीर को भी 3 हिस्सों में बांटा, कश्मीर जम्मू और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, और अपने आप एक पैटी से हटा, और वो जो कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता था, जो कश्मीर में नहीं लागू होता था, उसे हमने लागू किया। ये कोई ताकत नहीं कर सकता था, देश के प्रधानमंत्री ने इसे कर दिखाया। इससे आगे बढ़े तो फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, हम लोग राम जन्मभूमि के बारे में क्या, ट्रिपल तलाक के बारे में क्या, ये तो बड़े बड़े
ऐसे निर्णय थे जो आने वाली पीढ़ियों को मुक्त कर दिया कभी भी देश को इन सब बातों पर नहीं। अब हम लोग आगे चलने लगे थे और आगे चलने के क्रम में जब हम लोग बढ़ ही रहे थे, देश बड़ी गति के साथ चल रहा था, तो 22 मार्च को देश में कोविड के आगमन या कोविड के प्रकोप के कारण एक दिन की बंदी देश के प्रधानमंत्री ने किया, लोगों ने उसकी सराहना की और 24 तारीख से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। उसके बाद 14 अप्रैल तक चला, दूसरा लॉकडाउन चला, उसके बाद 1 मई को तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से ट्रेन वगैरह चलने लगे और उसके बाद 25 मई से हवाई जहाजों का भी उड़ान शुरू हुआ। उसके बाद 17 मई को फिर से एक बार लॉकडाउन हुआ और अब 1 जून को हुआ है, जो अगले 14 दिन तक चलेगा। देखना है 30 दिन तक चलेगा ये कहा। तो बिहार में भी बड़ा संकट रहा और बिहार के साथ जो संकट रहा वो शायद आज 30 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन से चल करके बिहार आए हैं। बिहार के साथ समस्या उनको क्वारंटाइन में रखना, यह आश्चर्य होता है कि हमारी इतनी बड़ी ताकत देश और दुनिया को हम लोग अमीर बनाने के लिए लगा रहे थे, लेकिन बिहार का अपना चीज, अपनी ताकत, अपना मानव संसाधन हम लोगों के लिए, चाहे वो सूरत हो, बड़ौदा हो, लुधियाना हो, जालंधर हो, चंडीगढ़ हो, गुड़गांव हो, पानीपत हो, सोनीपत हो या तिरुचूर हो या केरला हो या त्रिवेंद्रम हो, पूरे भारतवर्ष में भारत के लोग हैं। 13 करोड़ की आबादी में लगभग अभी 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं। क्यों गए, कैसे गए, दुनिया बना रहे हैं, देश चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। और लगभग अभी 1 करोड़ लोग वापस लौट के आए हैं जो बिहार के मजदूर थे, गरीब थे, वो लौट के आए। बिहार की बड़ी संख्या में लोग चाहे दिल्ली में हो या पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में, लेकिन बिहार से तो एक प्रेम बना ही रहता है। जो माइग्रेंट का सवाल उठा, इतनी बड़ी समस्या के बीच हम लोगों ने सब अपने लोगों को, बिहार की सरकार ने सबके खाते में पैसा पहुंचाना, 5 महीने का, 3 महीने का राशन था, देश के प्रधानमंत्री ने छठ दिवाली तक ही 5 महीने का राशन पहुंचा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मजदूर जो अपमानित होकर निकला होगा वो वापस लौटने के लिए तैयार है। हमारी बड़ी ताकत है और इन सब ताकत के साथ जो हम लोग देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहेंगे किस प्रकार से उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये क्रम चलता ही रहा था और इस बीच में जो हम लोग देख रहे थे देश की परिस्थिति में बिहार। अब चले आइए छपरा की तरफ। शनिवार जी आपको विस्तार से बाकी चीजों के बारे में बताएंगे। अभी कम से कम 10 से 15 हजार लोग इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। छपरा में आखिर क्या है जिसका गरखा को लाभ मिल रहा हो। सूची बहुत लंबी है और सूची इतनी लंबी है कि आज क्षेत्र में घूमने के बाद, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, देश दुनिया में इन विषय को रखना हो, नेतृत्व के रूप में शहनवाज जी के प्रेरणा से, शहनवाज जी ने, मैं टीवी पर आना पसंद नहीं करता था, इन्होंने जिद किया। कोविड के दौरान मैंने फिर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और कम से कम शहनवाज जी बता सकेंगे कितने करोड़ लोग आपके जनप्रतिनिधि को प्रत्येक दिन देखते हैं। अच्छा है, बुरा है, ये तो शायद जनता ही बताएगी, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी करके टीवी पर बैठते हैं और देश की सरकार का जो भी अच्छे काम होते हैं, जो भी पक्ष होता है उसको रखते हैं और मोटे तौर से हम अपने पक्ष को अच्छी तरह से रखते हैं। शायद आप सब लोग भी अपने परिवार के साथ अपने घर में जब रहते होंगे तो अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने ताऊ के साथ बैठ करके हमारी बातों को भी सुनते हुए, और अभी भी छपरा के कम से कम 25 से 30 हजार लोग इस बात को सुन रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियों के बीच में हम लोगों ने कहाँ शुरुआत की। मैं तो थोड़ा थक जाता हूँ जब सोचता हूँ। और आज मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलने गया और उनको बता रहा था कि भाई एक क्षेत्र के विकास में कितना वक्त लगता है। गरखा का सबसे बड़ा काम जो उस समय हुआ जब छपरा मुजफ्फरपुर रोड का निर्माण हुआ, और मुझे याद है कि छपरा से गरखा आने में भी 2 घंटा लग जाता था। इस समय सड़क की स्थिति इतनी खराब है, अब 7 से 8 मिनट लगता है। कैसे हुआ है संभव? ये अपने आप नहीं होता है और कोई दिशा होता है, कोई सोच होता है। चाहे छोटे नेता हो, पंचायत के स्तर पर कोई काम कर रहा हो, विधायक के स्तर पर काम कर रहा हो, MP के स्तर पर काम कर रहा हो, मंत्री, ये कोई ना कहीं जो भी आप रचना देखते हैं इसमें कहीं सोच होता है। 2001 में जब हम वाणिज्य मंत्री थे, उस समय राजनाथ सिंह जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे भारत सरकार में, कैबिनेट। उनसे जाके मैंने कहा कि ये रोड जो है छपरा मुजफ्फरपुर, इसको NH घोषित कर दीजिए। 2001 में उसका नोटिफिकेशन आ गया। 2001 के बाद 2004 में हम लोग चुनाव हार गए और उसके बाद 10 साल तक लालू यादव की राज बनी। 2014 तक कुछ नहीं हो पाया। 2014 के बाद हमने इस काम की शुरुआत की आई और ये जाके 2019-18 में जाके समाप्त हुआ। यानी कि जो सड़क की घोषणा मैंने 2001 में कराई थी वो 18 साल के बाद हुआ। हो सकता है वो 10 वर्ष का गैप नहीं होता तो ये 10 साल पहले बन गया होता। और उसका लाभ देखिए, गरखा जो बाईपास निकल करके छपरा से मुजफ्फरपुर जाना है, इसके
दाएं और बाएं तरफ जितने लोग भी बसते थे उसकी जमीन की कीमत का अनुमान लगाया। जो लोग छपरा शहर में जाके रहना पसंद करते थे क्योंकि आने जाने में कठिनाई थी, वो लोग अब देहात में रहते हैं और सुबह और शाम का कारोबार करके वापस घर लौट आते हैं। ये सड़क का नमूना है और उतना ही नहीं, पहले हम लोग जिला के सभी सड़कों का निर्माण कर, किसी भी सड़क को उठा के, जैसे सिवान शीतलपुर सिवान जाने वाली सड़क का काम हो, बोलबम से लेके गरखा आने वाला समाज सड़क हो, उसका निर्माण का कार्य चल रहा था। हमको श्याम सुंदर जी ने बताया कि बाजार में नाले का निर्माण में कुछ कठिनाई है, उसको भी हम लोगों ने ठीक कराया। एक बाईपास तो आधा चक्कर बन चुका है जो अभी जो निकल करके गरखा सीधे, दूसरा चक्कर जरूरी है जो चिराग रोड को जोड़े, जो मानपुर गरखा गंदी रोड को भंजे, वो मानपुर मटिहान रोड को जोड़े, जो उस रोड को आगे बढ़ाते हुए नदी पार करके जो फिर से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क पर एक और चक्र बना रहा है। और उस चक्र में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करा दिया है और गरखा को एक बड़े सर्किट के रूप में एक रिंग रोड की स्थापना हम लोग कर रहे हैं जो गरखा के बाईपास, और रोज श्याम सुंदर जी बताते हैं किस तरह से ट्रकों का जाम है और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जानकी नगर से 1.5 किलोमीटर का रोड बांध नहर पर बन जाए तो इसका थोड़ा रास्ता निकल सकता है, उसको भी हमने स्वीकृत करा दिया, लेकिन उससे बड़े ट्रकों से चलने से उसका रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए आने वाले हर दिन के लिए एक बड़ा सर्कुलर रोड का निर्माण हो रहा है जो गरखा का बाकी बचे हुए हिस्से का बाईपास है। बिजली, शहनवाज जी, और लोग पॉलिटिक्स में मानक स्थापित करने की बात करते हैं और मैंने तो मानक स्थापित कर दिए। 2008 में जब हम सांसद बने, राज्यसभा में आए, उस समय तो आपके क्षेत्र में लोग मुझसे बड़े नाराज हो गए थे। मैंने आपके क्षेत्र में 3 करोड़ रुपया अपने सांसद कोष का भेज दिया था। लोगों ने कहा कि ये क्या तरीका है हमारे, लेकिन मैं दोस्ती और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में दोस्ती भी निभाना चाहिए। और शहनवाज जी इस समय चुनाव लड़ने वाले थे, मुझे लगा इनको पैसे की जरूरत है, मैंने इनको वो दिया और ये बड़ी अच्छी तरह से जीत के आए। मैं वसूल लूंगा इनसे, जब ये राज्यसभा में आएंगे इनसे वापस पैसा ले लिया जाएगा। याद करा दीजिएगा, राज्यसभा या लोकसभा में आएंगे शहनवाज जी से मैं वैसा पैसा वापस ले लूंगा जो उन्होंने मुझसे लिया था आज से 9 साल पहले। मेरा पैसा नहीं था, सरकार का पैसा था, भारत सरकार का, लेकिन इनको जरूरत थी। और भागलपुर भी जाइएगा तो जगह जगह मेरा नाम दिखेगा, बट उसमें नाम से ज्यादा महत्व था दोस्ती का। और शायद इसी दोस्ती के कारण पूरे भारतवर्ष में आपका सांसद जाना जाता है, चाहे कहीं भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो। हम सब लोग आज जो कोविड के दौरान हमारा कंट्रोल रूम देश के किसी कोने में फोन करता था, चाहे वो पक्ष का था या विपक्ष का था, सरकार का था या गैर सरकारी था, अफसर था या गैर अफसर था, शायद आपके सांसद के नाम को सुनकर के वो सीधे तौर पर अपनी तौर पर मदद करने के लिए तैयार थे। ये वर्षों का पूंजी है जो जमा है, आगे भी ये काम आएगा जो मैं कहा करता। तो मेरे लिए सबसे बड़ा आप लोगों का आभार कि आपने दोबारा जताया कि जो काम से बचे थे। अभी हमने एक बड़ी योजना शहनवाज जी छपरा में ले आए और उसका काम भी शुरू हुआ है और 4.5 लाख घर, जिसमें से लगभग 4.5 लाख में लगभग 70,000 घर, यानी कि लगभग 70,000 में लगभग 3.5 लाख लोग गरखा के अगले 2 साल के भीतर, 2 से 2.5 साल के भीतर गरखा के एक घर जिसमें गैस का चूल्हा है, वहां पाइपलाइन के तहत गैस का कनेक्शन पानी के नल की तरह इनके घर में पहुंच जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है। जैसे कि पिछली बार हमने तय किया था कि पूरे जिला को बिजली से एकदम संवार देंगे, हमने बिजली से संवार दिया। चाहे वो सबलपुर दिया रहा है जहाँ 100 साल के, हजारों साल जब से धरती बना है तब से बिजली नहीं था। अपने कार्यकाल में हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में 350 करोड़ रुपए के लागत से पटना के बगल में दियारा क्षेत्र में बिजली पहुंचाया, तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। छपरा में 15,000 किलोमीटर एलटी लाइन है और उस सबका परिवर्तन हो रहा है, उसको केबलिंग किया जा रहा है, उसको कवर वायर बनाया जा रहा है, जो बिहार में मैं नहीं समझता हूँ कि किसी संसदीय क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर, एक ही गांव में 3 ट्रांसफार्मर, 4 ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं। ट्रांसफार्मर को हम लोग बदलते भी रहते हैं और कंट्रोल रूम में फोन जाता है, 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदल जाता है। तो एक व्यवस्था कायम की गई है। और जो बिजली का खपत 5 साल पहले हमारे यहाँ 70 से 80 मेगावाट था, उससे पहले 5 साल पहले था 40 मेगावाट। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में पटना शहर के बाद और भागलपुर, पटना और एक और कोई शहर के बाद जिसमें शहरी क्षेत्र बड़ा है, 180 मेगावाट बिजली का प्रत्येक दिन खपत छपरा में हो रहा है। खपत तो तभी होगा ना जब तार होंगे, खंबा होगा, ट्रांसफार्मर होगा, उपभोक्ता होगा। और कई जगह तो उपभोक्ता है लेकिन तार ट्रांसफार्मर। और हमारे यहाँ बिहार में
छपरा में 45 पावर सब स्टेशन है और 10 का निर्माण हो रहा है। 55 किसी भी जगह में इतना पावर सब स्टेशन है। सुपर ग्रिड का निर्माण करा दिया गया है। तमिलनाडु से, केरला से जो बिजली निकल के आता है सीधे रसूलपुर में उतरता है और वहां से पूरे छपरा और बिहार को जाता है। उसकी भी हम लोगों ने स्थापना, आपके कहलगांव से भी जो भागलपुर से बिजली आता होगा वो कहीं इधर उधर नहीं भटकते हुए जाता है, वो सीधे जाके उतरता है रसूलपुर में। तो जो सिवान का अभी खपत है 100 मेगावाट और गोपालगंज का खपत है 80 मेगावाट और सारण का खपत है 180 मेगावाट। छपरा शहर का बिजली था 8 से 12 से 10 से 12 से 20 मेगावाट। छपरा भी क्योंकि बहुत करीब है गरखा से, आज वहाँ 55 मेगावाट बिजली, 40 से 55 मेगावाट प्रत्येक दिन, कोई नहीं सोच सकता। और वो भी अनइंटरप्टेड, कोई झपकी नहीं मारता है, कोई सोने नहीं जाता है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है, कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं होती है। घर घर में एसी लग रहा है जिसके पास सक्षम, कोई फ्रिज नहीं चलता है। बना तो दिया है हम लोगों ने, सड़क बना दी है, बिजली कर दिया है, इंटरनेट का व्यवस्था हमने किया। इंटरनेट में कुछ कमजोरी है, बहुत बड़ा, हम बहुत उसमें भी लगे हुए हैं। तो सड़क, बिजली, इंटरनेट, एम्बुलेंस, आप 15 मिनट में शहनवाज जी कॉल कीजिए, 15 मिनट के भीतर, 5 से 15 मिनट के भीतर आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ा होगा। मित्रों, जो एम्बुलेंस का लाभ लोगों ने देखा है, 75 एम्बुलेंस पूरे जिला में चलता है 24 घंटा 365 दिन, बहुत ही सीमित राशि में। फिर एक बहुत बड़ा रैकेट शुरू हो गया। मेरे कंट्रोल रूम ने बताया कि अब एम्बुलेंस की मांग कम हो गई है। मित्रों, जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, गरीबों को बताइए झांसा में ना आए। जो प्राइवेट वाले लोग हैं उन लोगों ने फिर से अपना एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दिया है। मरीजों को जबरदस्ती अस्पतालों से उठाते हैं, जबरदस्ती किसी शहर के अस्पताल में पहुंचा देते हैं, अनाप शनाप पैसा लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और गरीबों का नुकसान। उन लोगों को रोकिए, उनकी पहचान कीजिए। वो कहते हैं मुफ्त पहुंचा देंगे, मुफ्त पहुंचाने के बाद उस अस्पताल में पहुंचाते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख बिल होता है। फिर वो विधायक जी के पास जाते हैं, रामचंद्र मांझी जी के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि बिल माफ कराइए और प्रत्येक दिन का ये है। आप लोग सतर्क हो जाइए। ऐसे लोग जो एम्बुलेंस चला रहे हैं उनको अपने एम्बुलेंस से जोड़ के रखिए। 1800-345622। आगे बढ़ते हैं। बिजली हो गया, सड़क हो गया, ग्रामीण सड़कों का पानी है। ग्रामीण सड़कों में हम लोगों ने 8000 किलोमीटर सड़क बनाने का, निर्माण करने का काम शुरू किया। फेज 2 का काम भी शुरू हो गया और फेज 3 की सूची बन रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बना के दिया। और सड़कों के मामले में सारण नंबर 1, बिजली के मामले में सारण नंबर 1, सड़क के मामले में सारण नंबर 1, इंटरनेट के मामले में सारण नंबर 1 और गैस पाइपलाइन के बारे में सारण नंबर 1। और अब तो आप जोड़ लीजिएगा शहनवाज जी किस प्रकार से काम हो रहा है, लोगों को बताइएगा भी अपनी तरफ से। हम लोगों ने बहुत सारे, वो तो आपको याद होगा शहनवाज जी किस प्रकार से पिछले 2014 के पहले हमने चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके कैसे वो आरा से छपरा जो डोरीगंज वाला पुल है, वो पुल जा रहा था मांझी के आगे। हमने प्रत्यय अमृत उस समय पुल निगम के अध्यक्ष थे, उनसे कहा कि साहब अलाइनमेंट उधर क्यों देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर निकलने का रास्ता हो। उसको छपरा में हम लोगों ने करवा दिया और आज वहाँ का पुल चालू हो गया है। इसके बाद जेपी साल सेतु के पैरेलल सोनपुर में भी एक नया पुल निर्माण, इसकी कीमत आएगी लगभग 3000 करोड़। लेकिन उससे भी बड़ा गरखा के लिए तो बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है। गरखा में अगले 3 से 4 साल में जो दानापुर के सामने बगल में शेरपुर है, वहां से दिगवारा के लिए नया 6 लेन पुल का निर्माण का डीपीआर बन चुका है। इसकी लागत आएगी 5500 करोड़ रुपया। गैस पाइपलाइन जो पूरे जिला में बिछेगा वो है लगभग 1500 करोड़ रुपया। आप चलिए, बिजली का काम हुआ है वो तो लगभग 700 से 800 करोड़ रुपया के आसपास है। और इसके बाद अभी सड़कों का निर्माण का भी बहुत सारी सूची है, हम कहाँ कितना समय लेके बताएं। और एक और बड़ा काम हो गया, जेपी सेतु से उतर करके सीधे दरियारा होते हुए, मकेर होते हुए, तरैया होते हुए, तरैया से आगे सीधे बैकुंठपुर होते हुए वाल्मीकि नगर तक, डुमरिया घाट तक नया NH की स्वीकृति होगी, जो 2015 में हमने काम करना शुरू किया था। 2015 से आके 2005 साल लगते हैं किसी बड़ी योजना को कार्यान्वित करने में, और वो 1250 करोड़ रुपए की लागत से ये नया NH का निर्माण हो रहा है। कल्लू घाट जो फरक्का से जहाज निकल के आएगा और जो नेपाल जाने वाला सामान है, उस नया गांव में हम लोग उसका टर्मिनल बनवा रहे हैं, वहाँ से नेपाल का कनेक्शन है। घाटों का निर्माण, जो पिपरा घाट हो, वो 2-3 घाट और जो डुबरी के पास है, बंगाली बाबा घाट इत्यादि इत्यादि। किस तरह से नमामि गंगे के नाम पर हम लोगों ने 300 करोड़ रुपया तो शहर में पानी निकासी के लिए, 50 करोड़ सोनपुर में पानी निकासी के लिए, और घाटों के निर्माण के लिए 150 करोड़। काम पूरा हो गया। शहनवाज जी जाते जाते लौटते लौटते कभी उधर से गुजरिएगा तो सोनपुर के काली घाट से हाथी घाट तक का जरा देखिएगा वॉकवे कैसा बना है।
और मैं चाहता हूँ बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा काम तो अभी इधर हुआ है शहनवाज जी, और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। बिहार में पटना में हवाई अड्डा सैचुरेट हो गया है। ये बात मैं आपसे पिछले 3 महीने से करना चाह रहा हूँ। इन प्रयासों के बारे में मैं आपको बता नहीं पाया, क्योंकि आप भी थोड़े, आपको मैं कितना लोड करूँ जानकारी से, लेकिन क्योंकि ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से बातचीत कर रहा हूँ, सहमति बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। बिहार की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए, भारत की सरकार ने अपना योजना स्वीकृत करके भेज दिया है बिहार। ये है पटना से 9 किलोमीटर दूर जो इलाका है, वहां पर ये होगा, और इसमें लगभग 5,500 करोड़ रुपया का लागत, जो दक्षिण एशिया का, कलकत्ता से बड़ा, सिंगापुर से बड़ा, नेपाल से बड़ा, लखनऊ से बड़ा, जहां से जहाज उड़ करके हमारे आने वाले दिनों में, हम तो शायद नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन हमारे आने वाले दिनों में जो हमारी छपरा के लोग हैं, यहाँ से टोरंटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको जाने के लिए, दुबई, आबू धाबी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए इनको पटना या छपरा या लखनऊ या दिल्ली या बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। इनके बच्चे इसी जगह से 747 हो, 737 हो, A380 हो, बड़े विमानों में टोरंटो से लेकर के वॉशिंगटन से लेकर के न्यूयॉर्क तक जाने के लिए जहाजों की व्यवस्था की गई। दुनिया पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नक्शा अप्रूव हो गया है। बिहार की सरकार उसको विचार कर रही है। हो सकता है चुनाव तक विलंब हो, लेकिन इसका भी एक योजना स्वीकृति के स्तर पर है। अगर वो स्वीकृत हुआ तो छपरा जिला को अगला 5,000 करोड़ रुपया, और इसके अगल बगल का जो लाभ होगा उसके को 10,000 करोड़ रुपए का लाभ लोगों को होगा। सूची बहुत लंबी है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से जाऊँ, किस तरह से रेलवे के लिए मेमू का जो नॉर्थ बिहार का जो बनने वाला दीघा में एक शेड का निर्माण हो रहा है, उसकी लागत लगभग 200 करोड़ है। और जो समरवन रेलवे चल रहा है, वो दीघा में जमीन हम लोगों ने, दीघा नहीं, पहलेजा में ये जमीन मिल गया है। रेलवे थोड़ा विलंब कर रही है, लेकिन उसका भी काम, एक काम बड़ा रेलवे लाइन का अटका हुआ है, वर्षों से अटका हुआ है, पता नहीं क्या होगा। वो छपरा से मुजफ्फरपुर रेल लाइन, उसको भी मैंने गति, उसमें भी कुछ पैसे दिलवाए, काम अटक गया था, काम बंद हो गया था, उसको भी चालू करा है। तो गरखा में भी रेलवे स्टेशन आप देखेंगे, गरखा के लोग को छपरा, पटना, दिल्ली जाने के लिए आने वाले 5, 7 साल, 8 साल में ये समय लगता है। लोग कहता है कल का क्या हुआ, कल का तो काम जो होता है वो कंट्रोल रूम से हम लोग करते हैं। जो बीमार पड़ता है, जो दवा चाहता है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से हो, जो प्रधानमंत्री राहत, करोड़ों रुपया हम लोगों ने गांव तक, आप हमारे कंट्रोल रूम से सूची मंगाए, हम लोग दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से वो काम का सिलसिला जारी है। तो नया पटना भी बनाना है, वो तो छपरा की तरफ ही बन सकता है, क्योंकि पटना जब डूबता है तो लोग रोते हैं, फोटो खिंचवाते हैं गरीब, और जो जमीन उपलब्ध है, न पटना बिहटा की तरफ बढ़ सकता है, न पटना आरा की तरफ बढ़ सकता है, न पटना दानापुर की तरफ बढ़ सकता है, न पटना गुलजारबाग की तरफ बढ़ सकता है, न नालंदा की तरफ बढ़ सकता है। पटना अगर बढ़ सकता है तो ये 4 पुल जो बन रहे हैं, नया पटना का निर्माण, नदी के उस पार, गंगा के उस पार। बहुत बातें हैं शहनवाज जी, छपरा के विकास का तो बहुत सारी बातें छूट रही होंगी। किस प्रकार से NH-19 का काम जो लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहा था, ये योजना बंद हो चुका था। कारण है कि 2007 में शुरू हुआ, 2000 जो योजना 450 करोड़ का था, बढ़ करके 950 करोड़ का हो गया। पैसा दिलाना कठिन था, कॉन्ट्रैक्टर भाग चुका था। गडकरी किस तरीके से हुआ, उसके पीछे की कहानी जानिएगा तो बोर हो जाइएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने डोरीगंज का काम कंप्लीट कराया है, टेक निवास से लेकर बिशनपुरा तक का बाईपास, 2 ROD रोड, किस तरह से ट्रेन रोकवाना, किस तरह से स्लैब ढलवाना, किस तरह से पैसे ला के देना, किस तरह से शीतलपुर तक रोड लाना, किस प्रकार से बाईपास बनवाना, किस प्रकार से लोगों को भी बताना कि आपका अधिकार नहीं छीना जाएगा, किस प्रकार से लालू यादव जी ने अलाइनमेंट बदल करके उस रोड का सत्यानाश कर दिया। बहुत सारे संकटों के बीच हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। गरखा हमारे लिए सबसे प्रिय क्षेत्र रहा है, सबसे अच्छे लोग रहे हैं, और उसके नेता ज्ञानचंद मांझी एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर है। उस व्यक्ति के बारे में जितना कुछ बोला जाए वो कम। और ठीक है, चुनाव हारना जीतना अलग होता है, लेकिन ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ईमानदारी है, पॉलिटिकल ईमानदारी है। और ऐसे पॉलिटिकल ईमानदारी को जो भारतीय जनता हमसे भी कहीं 100 गुना ज्यादा अगर पार्टी के प्रति कोई व्यक्ति समर्पित है, उस व्यक्ति का नाम है ज्ञानचंद मांझी। ज्ञानचंद मांझी एक अच्छे नेता हैं, धरती पर जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए हैं, एक ईमानदार व्यक्ति है, स्पष्ट सोचने वाले, और पार्टी के प्रति उनकी समर्पण है। उनके पूरे कार्यकर्ता, उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम। मेरी सूची बहुत लंबी है और भी विकास के कार्यों की चर्चा करें। शहनवाज जी, आप देश दुनिया को देखते हैं, दुनिया के लोगों से परिचय है, आपके इतना परिचय तो शायद किसी कम ही नेता को होगा। आपकी जो पहचान है वो बहुत कम लोगों का होगा। और मुसलमानों में जो आपकी छवि है, तमाम विरोधों के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूती से करते हैं। हमें आपके प्रति
गर्व है और मुझे विश्वास है कि आप भी क्योंकि जहां मैं हूं वहां शहनवाज हुसैन है, तो मुझे विश्वास है कि आप इस पूरे विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप आज हमारी सभा में आए, सभी कार्यकर्ता, बहुत विषय है जो मैं बोलूँगा तो 3-4 घंटे का समय लग सकता है छपरा की एक एक बातों के बारे में, एक एक सड़क के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में। लेकिन मुझे किसी भी घटना, अभी एक ठनका गिरा वहाँ पर डुमरी पंचायत के सामने, 20 लोगों की मृत्यु हो गई। हमको 24 घंटे, लोग कहीं भी जिला में घटना होता है मुझे 5 मिनट के भीतर पता चल जाता है, कंट्रोल रूम को सूचना होता है, लोग कंट्रोल, कहीं आग लगा, कहीं कोई दुर्घटना हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई बंदी हुई, कुछ भी घटना हुआ, मुझे 5 मिनट के भीतर जिला के किसी भी विषय के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे पहले उनका शरीर, पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम होकर उनके घर पहुंचे। हम लोगों ने तो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी कर दी है कि घर पहुंचे, पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही घर पर शरीर पहुंचा, 5 लाख रुपए की राशि सीओ वहां उनके घर तक पहुंचा रहा है। इतना तक हम लोग मॉनिटर करते हैं। 100 काम करते होंगे, कुछ काम छूट जाते होंगे, नजरिया अलग अलग है। पॉलिटिकल लोग जो हम लोगों के साथ काम करते हैं सोशल मीडिया में, अगर 1000 लोग पक्ष की करते हैं तो 2 आदमी जो और मूलतः मैंने देखा है कि जो लोग छपरा में नहीं रहते, वो छपरा के बारे में, गरखा में नहीं रहते हैं, गरखा के बारे में टिप्पणी ज्यादा करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आज छपरा और गरखा कितना बदल चुका है, बिहार कितना बदल चुका है। बिहार के नेतृत्व नीतीश कुमार और सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव और मंगल पांडे और प्रेम कुमार और पूरे लोग, जनता दल यूनाइटेड के साथ जो हमारा साठगांठ है, उसके साथ हम लोग कितने प्रगति के साथ, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम आगे करना भी है। मुझे विश्वास है कि फिर से हम लोग एक बार बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। पार्टी के प्रति हम सबका समर्पण है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब कामयाब होंगे। इन शब्दों के साथ बहुत विषयों को छोड़ते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, शहनवाज जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गरखा के लोगों को संबोधित करने के लिए समय दिया। मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा आवाज़ कितनी स्पष्टता तक वहां पहुंच रही थी, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था कैसी है, क्या है, लेकिन आपको मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जिला के सभी अधिकारियों का और ज्ञान सिंह माझी जी का विशेष रूप से अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार।